हिस्ट्री के जिसमें हम लोग देख रहे थे जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन, उसका अगला भाग में हम लोग जिसमें सिर्फ चर्चा कर रहे हैं वैसे प्रश्न जो ऑप्शन के साथ में अगर दे दिया जाए तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता और उस कन्फ्यूजन के कारण प्रश्न का जवाब गलत होता है। तो वैसे ही प्रश्नों की सीरीज जो हम लोग चल रहे हैं लेकर उसी सीरीज के अगले कड़ी में है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे मुख्य रूप से जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन के अगले भाग, जिससे पहले हम लोगों ने लगभग 65 से 66 तक प्रश्नों का हल देख लिया था। इसमें सिर्फ हम लोग वैसे प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण है, यानी जब ऑप्शन के साथ में अगर प्रश्न दे दिया जाए तो उसके कारण जो कन्फ्यूजन होता है, और कन्फ्यूजन इसलिए होता है ताकि उसका डिटेल पता ना होने के कारण, तो उसी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे ताकि वो कन्फ्यूजन वाले प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे जाए या आने वाले जो भी एग्जाम है इंपॉर्टेंट है उसकी दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 66 में देखेंगे कृषि और किसान विद्रोह। देखिए, सुमेलित करना है। सूची 1 में कृषि और किसान विद्रोह है, सूची 2 में विद्रोह के नेता हैं। हालांकि इससे पहले भी चैप्टर जब हम लोगों ने देखा था तो उसमें से इसके भाग 1 में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ऑप्शन में है सूची 1 में जिसमें कृषक और किसान आंदोलन है, फकीर विद्रोह है जो 76 से 77 के बीच में हुआ था, रंगपुर विद्रोह है जो 1783 ईस्वी में हुआ था, पालगिरों का विद्रोह है जो 1801 से 56 के बीच में हुआ, और पागलपंथी विद्रोह जो 1825 से 33 के बीच में हुआ। देखिए, फकीर विद्रोह जो मुख्य रूप से होता है इसका नेतृत्व मजनू शाह और चिराग अली के द्वारा किया जाता है। फकीर है जो बंगाल में एक घुमंतु मुसलमान का एक समूह होता है, उसी को फकीर कहा जाता है। ब्रिटिश राज में बंगाल के जब विलय हुआ था तो 76-77 के समय में मजनून शाह के नेतृत्व में फकीरों ने अंग्रेजी शासन का उपेक्षा करते हुए अस्थायी जमींदारों और किसानों से धन वसूलना शुरू कर दिया था। किसके कारण? जो अंग्रेजी शासन था उस वक्त के स्थानीय जो भी जमींदार किसानों से धन वसूलना एकत्र कर दिया था। मजनून शाह की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का बागडोर है जो चिराग अली संभालते हैं, तो वही है देखिए मजनून शाह और चिराग अली दिया हुआ है। तो मुख्य रूप से इसमें जो है भवानी पाठक और महिला देवी चौधरानी इसके प्रमुख हिंदू नेता भी होते हैं। इसी में कालांतर में इसने हिंसक रूप ले लिया था जिसके कारण इस आंदोलन को दबा दिया गया था। आप देखेंगे जो भी आंदोलन होता है जो हिंसक रूप लिया, अगर आप किसान हो चाहे वो जनजातीय आंदोलन हो, जितने भी आप देखेंगे चाहे मजदूर आंदोलन हो, जो हिंसक ले रहा है उसमें सरकार को दबाने में क्या होती थी, आसानी होती थी और उसे दबा दिया जाता था। जो भी एकता हुआ, शांति प्रिय हुआ, चाहे आप आगे देखेंगे तेभागा आंदोलन आप देखेंगे, उसके बाद आप तेभागा के बाद पवना विद्रोह देखेंगे, तो कुछ कुछ फिर नील विद्रोह, ये सभी देखेंगे कि सफल हुआ। आखिर में सरकार को भी झुकना पड़ा क्योंकि ये शांतिपूर्ण हुआ। हिंदी मुसलमानों का एकता इसमें खासकर दिखा लोगों को, तो वो कारण था जो आगे चर्चा करेंगे। तो फकीर विद्रोह जो हम लोगों ने देख लिया, यह बंगाल में एक घुमंतु मुसलमान का समूह होता था। ब्रिटिश राज में बंगाल के विलय से मजमून शाह के नेतृत्व में फकीरों ने अंग्रेजी शासन की उपेक्षा करते हुए क्या की थी, जमींदारों और किसानों से क्या कर दिया था, धन वसूलना एकत्र कर दिया। उसी के विरुद्ध में होता है 76-77 मजमून शाह, उनके मृत्यु के बाद चिराग अली। दूसरा रंगपुर विद्रोह। देखिए, रंगपुर विद्रोह है यह बंगाल के कृषक विद्रोह यह भी होता है, यह महत्वपूर्ण विद्रोह था। यह विद्रोह 1783 ईस्वी में होता है। यह रंगपुर, दीनापुर, कबीरपुर में हुआ था। हिंदू और मुस्लिमों ने यह विद्रोह अत्याचारी इजराय, देखिए एक होता है इजरादाव देवी सिंह के विरोध में किया था। अब इजरादार एक निश्चित राजस्व पर भूमि कंपनी से ले लेते थे। जो इजरादार होते थे वह एक निश्चित, देखिए इजरादार एक क्या होता था, एक तरह से कहिए जमींदार कहिए, एक तरह से क्या कहिए आप उसे कह सकते हैं दलाल कह सकते हैं, या फिर एक तरह से पट्टे के रूप में वो कंपनी से, इजरादार एक निश्चित राजस्व पर कंपनी से भूमि ले लेता था और उस भूमि पर किसानों से मनमानी भूमि राजस्व वसूला करते थे। इजरादार द्वारा नियुक्त टैक्स वसूल करने वाले किसानों पर घोर अत्याचार करते थे। इसी के कारण रंगपुर में यह विद्रोह होता है जिसका नेतृत्व निरुद्दीन और धीरज नारायण करते थे। तो हो सकता है पूछ दिया जाए कि जो रंगपुर विद्रोह होता है उसमें किसके कारण होता है, तो इजरादार एक निश्चित राजस्व भूमि पर क्या होते थे, कंपनी से भूमि को ले लेते थे और फिर वो किसानों से धन मनमाना वसूल करते थे, जिसकी इसी के अत्याचार के कारण यह क्या होता है, यह रंगपुर विद्रोह होता है जो 1783 ईस्वी में दिया हुआ है। वही होता है जब देवी सिंह का अत्याचार सारी सीमाओं को पार कर गया, तो देवी सिंह होता है एक अत्याचारी होता है, मुख्य रूप से वो इसका अहम सेंटर बनता है इसका आंदोलन का। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेतृत्व वीरजी नारायण करते हैं, देखिए लिखा हुआ है निरुद्दीन और धीरज नारायण लिखा हुआ है। आ जाइए अब हम लोग तीसरा चलते हैं, रंगपुर विद्रोह जो 1783 में हो गया। इसमें देख लिया कि कंपनी से क्या होते थे, जो इर्जादार होते थे वो पट्टे पर भूमि को ले लेते थे, पट्टे पर कहिए या फिर कहिए राजस्व पर भूमि को ले लेते थे, फिर वो किसानों को देते थे, उससे मनमाने ढंग से वो वसूल करते थे। उसी के विरोध में यह विद्रोह होता है। उसके बाद पालगिरों का विद्रोह। देखिए पालगिरों या पलियाकर विद्रोह दोनों रूप में इसे कहा जाता है, कभी कभी पलियाकर विद्रोह रहेगा। पालीगर यह जो भारत पूर्व, दो तो ऊपर देख लिए फकीर और रंगपुर दोनों बंगाल वाले क्षेत्र में, लेकिन पालगिर विद्रोह यह जो
तमिलनाडु भारत के पूर्व तिरुनेलवेली साम्राज्य में देखने को मिलेगा। यह 17 मार्च से मई के बीच 1802 ईस्वी जुलाई 1805 के बीच लड़े गए थे। इसमें अंग्रेजों ने अंततः पॉलीगर सेनाओं के खिलाफ चले लंबे भीषण जंगल अभियान के बाद इसे हरा दिया गया था। इसमें दोनों के बीच काफ़ी मुठभेड़ हुआ था, दोनों के बीच चला था। तत्कालीन जो तिरुनेलवेली क्षेत्र है, पंचकुलम, पल्लम, कट्टाबोमम नायक ब्रिटिश के बीच युद्ध का अक्सर पहला पॉलीगर युद्ध वर्गीकृत किया गया। 1799 ईस्वी में एक होते हैं, देखिए, वीर प कट्टावामन, जो कट्टाबोमैन होते हैं, और अंग्रेजों के बीच 1799 ईस्वी में क्या होता है, एक संक्षिप्त बैठक होता है। इसमें एक खूनी मुठभेड़ में बदल जाता है यह बैठक, जिससे सेना के ब्रिटिश कमांडर के किसानों के हाथों मारा गया होता है। तो उसमें जो ब्रिटिश कमांडर होता है उसमें वो मारा जाता है। कट्टाबोमैन को सिर पर, उसके जब मारा जाता है, कट्टाबोमैन होता है, उसके सिर पर इनाम रख दिया जाता है। यही होता है कारण, यही होता है। कट्टाबोमैन को करीब सहयोगी सुब्रमण्यम पिल्लई ने फांसी दे दी थी सार्वजनिक दृश्य के लिए पंचकुटी में। तब इस तरह से ये कट्टाबोमैन, इस तरह से जो एक, मतलब कहिए कि आप क्या था, कट्टाबोमैन अंग्रेजों के बीच एक संक्षिप्त बैठक होता है, कर को लेकर होता है, लेकिन वह खूनी झड़प में बदल जाता है। उसके कारण यही पालगीरों का विद्रोह होता है, जो वीर प कट्टाबोमैन लिखा। पागलपंथी विद्रोह, चलिए आइए पागलपंथी विद्रोह हम लोग देख लेते हैं। अगर पागलपंथी विद्रोह की बात किया तो पागलपंथी विद्रोह 1813 ईस्वी में हुआ। यह उत्तरी बंगाल के करमसा के अर्धसैनिक संप्रदाय पागलपंथियों की स्थापना की गई थी। वहाँ पे भी हम लोगों ने इसका देखा था, एक पागलपंथी विद्रोह जो 1813 ईस्वी में होता है, इसकी स्थापना की गई थी। जमींदारों व साहूकारों के अत्याचार के खिलाफ करमसा के पुत्र जो टीपू होते हैं ने गारो जनजाति लोगों के साथ विद्रोह किया था। वही करमसा के पुत्र टीपू शाह होते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने यह देखा कि जमींदारों एवं साहूकारों के अत्याचार के विरुद्ध जितने भी मैक्सिमम आप देखेंगे ना, जो भी जातिगत जनजातीय मजदूर, ये मुख्य रूप से उसमें जमींदार आ जाएंगे, बटाईदार आ जाएंगे, इन सभी का भूमिका रहता है, जो किसानों से विभिन्न तरह से अत्याचार शोषण करते हैं। वही कभी झड़प हो जाता है, कभी संघर्ष हो जाता है, कभी दोनों हिंदू मुस्लिम एकता के साथ शांतिपूर्ण होता है। तो इसी तरह के सभी क्षेत्रों में लगभग आपको देखने को मिलेगा, खासकर बंगाल वाले क्षेत्र में ज़्यादा, दूसरा आपको दक्षिणी भारत में आएंगे तो असम और त्रिवेणी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। तो ही पागलपंथी विद्रोह टीपू इसका नेतृत्व करते हैं, क्योंकि टीपू ने गारो जनजाति के लोगों के साथ विद्रोह किया था। 1833 आते विद्रोह सशक्त संगठन के अभाव में दमनात्मक कार्रवाई द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। तो ये हम लोगों ने 66 देखा। तो उसके बाद चलिए 69 में आ जाइए। करा दक्कन के दंगे, दक्कन उपद्रव, जो साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष का कारण था। आइए, काफी अच्छा प्रश्न है। दक्कन के दंगे पे हम लोग चर्चा करते हैं, क्या हुआ था दक्कन का दंगा। देखिए, दक्कन का दंगा जो मुख्य रूप से होता है वह दो प्रमुख कारण रहता है। क्या दो प्रमुख कारण रहता है? पहला कारण रहता है साहूकारों एवं अनाज के व्यापारियों द्वारा किसानों का दमन किया जाता है। जो साहूकार रहते हैं और जो अनाज के व्यापारी होते हैं, उसके द्वारा किसानों पर दमन किया जाता है। इस विद्रोह का प्रमुख कारण सूदखोर साहूकार द्वारा किसानों पर अत्याचार था। महाराष्ट्र एवं पूना, महाराष्ट्र की जो पूना है उसमें अहमदनगर जिलों में गुजराती और मरवाड़ी साहूकार ढेर सारे हथकंडे द्वारा किसान से उच्च ब्याज लेते थे। पहला कारण। दूसरा कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा बढ़ाया गया भूमि कर। इसमें क्या होता, अमेरिकी गृह युद्ध जो हुआ था, अब वह कब हुआ था? 63 से 65 में हुआ था। कपास में के निर्यात में कमी के कारण भारतीय किसानों के आय प्रभावित हुआ। अब निर्यात युद्ध हुआ तो निर्यात में कमी आया, यानी भारत जो बिकता था, भारत से बाहर था, उसमें कमी आया, तो किसानों के आय भी प्रभावित। परंतु ब्रिटिश सरकार भूमि पर कोई भी क्या किया, कर में कोई भी कटौती नहीं की। ये दो कारण। तो इसी के कारण क्या होता है, उपरोक्त तो दोनों कारणों से किसान आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। अब यहीं पर दिसंबर 1874 की बात है। क्या होता है कि एक तालुका में जिसको करडाह गांव होता है, वहां पे एक सूदखोर कालू राम रहता है। वह एक किसान, शायद किसान का नाम बाबा साहेब देशमुख होता है, उसके विरुद्ध एक वारंट जारी करवा लेता है। किसके खिलाफ से? कोर्ट से। वह नीलामी का होता है। क्यों होता है? वही कर उर ना देने के कारण। जैसे ये वारंट पास हुआ, किसान ने साहूकारों के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू कर दिया, और यह आंदोलन इतना भयावह हुआ कि यह आंदोलन देखते देखते साहूकारों के ऑफिसों तक जा पहुंचा। यानी कि जो भी लेखा बही था वो सभी को घुसकर कार्यालय में जलाना शुरू कर दिया। 1875 ईस्वी तक आंदोलन अन्य जगह भी फैल गया। बही खाते इसमें जलाए गए, ऋण बंधों को नष्ट कर दिया गया, साहूकार एवं अनाज व्यापारियों को रातों रात गांव छोड़कर भागना पड़ा। ये था दक्कन दंगा जो 1875 में हुआ। काफी अच्छा है, कभी मौका मिले तो पढ़े। अब वैसे तो बेसिक टू एडवांस में हम लोग चर्चा किए ही किए। 70 में आ जाइए। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? देखिए, यह भी महाराष्ट्र है, दक्कन का दंगा भी उसी क्षेत्र में होता है महाराष्ट्र में, लेकिन उससे पहले होता है। लेकिन बलवंत फड़के के नेतृत्व में जो विद्रोह 1869 ईस्वी में। क्या होता है? 1876 कल भी चर्चा किए। 77 में भयंकर आकार आता है। उसमें जो गायकवाड़ के जो राजा होते हैं उसे क्या किया जाता है? पदस्थापित कर दिया जाता, पद से हटा दिया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जब वो बलवंत वासुदेव फाड़के जो होते हैं वह कौन होते हैं?
ये गोविंद महादेव गोविंद रनाडे होते, उनके व्याख्यान में भाग बोल लेते हैं, काफ़ी प्रभावित रहते हैं, जिसमें महादेव गोविंद रनाडे बताते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति को अंग्रेज किस तरह से क्या कर रहे हैं, दोहन और शोषण कर रहे हैं। इससे वह व्याख्यान में भाग लेते हैं और काफ़ी क्या हो जाते हैं, उन्हें इस बात का पता चलता है। जैसे ही वो दक्षिण भारत की तरफ मुड़ते हैं जाते हैं, तो हालांकि उसे सभी क्षेत्रों का तो खासकर उसमें उच्च जाति का जमींदारों का तो सहयोग नहीं मिलता, लेकिन जो भी किसान होते हैं उनका सहयोग बसवंत फासुदेव को मिलता है। और उन्हीं के नेतृत्व में जो कर बढ़ा दिया गया था, अकाल के बावजूद भी कर वसूले जा रहे थे, उसके नेतृत्व में 300 से 400 का एक गुट तैयार कर बलवंत वासुदेव फड़के के क्या कहते हैं, एक गुट तैयार करते हैं और एक विद्रोह होता है अंग्रेजों के खिलाफ और किसानों के एकजुट कर 1869 ईस्वी में 1879। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए ऑप्शन में है टाना भगत आंदोलन, चंपारण नील सत्याग्रह, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह। करा कि पहला करा, हालांकि सभी अहिंसक रूप से ही, खेड़ा में भी आप देखेंगे बिना हिंसा के 1918 ईस्वी में हुआ, चंपारण भी देखेंगे 1917 बिना हिंसा के, गांधी जी के सहयोग से, गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ। टाना भगत आंदोलन यह भी होता है पहला आंदोलन, लेकिन टाना भगत सबसे पहले होता है। अब प्रश्न उठता है कि जो टाना भगत आंदोलन होता है वह इन दोनों आंदोलन से पहले आपको देखने को मिलेगा, तो वही होता टाना भगत आंदोलन। क्या है मतलब, आप उसे कहिए कि पहला आदिवासी आंदोलन होता है। हालांकि इसकी चर्चा हम लोग टाना भगत आंदोलन की पहले भी किए थे, है ना। टाना भगत जो हम लोगों ने देखा था ना कि जत्रा भगत एवं अन्य इसके विद्रोह करते हैं। बिरसा मुंडल जो बिरसा मुंडा होता है उसी आंदोलन का विस्तार भाग होता है, जो छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में होता है, जो 1914 से 1915 के बीच में होता है। तो ये भी हम लोगों ने देखा। गुजरात 1918 हो गया, 1917 हो गया। देखिए ये दोनों से पहले ये टाना भगत आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ, तो यही कह रहा है कि ये गांधीवादी तरीके से इसमें हिंदू मुसलमानों की एकता को देखने को मिला और ये बिल्कुल अहिंसक था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 72 के बाद 74 में आते हैं। 1918 में गुजरात की खेड़ा सत्याग्रह के संबंध नेता कौन थे? यह भी अच्छा प्रश्न है। देखिए खेड़ा आंदोलन पहले भी चर्चा हुए, खेड़ा आंदोलन कब होता हुआ? 1918 ईस्वी में। क्यों होता? इसलिए होता है कि वहाँ क्या होता है, सूखा पड़ने के बावजूद भी वह क्या होता, भयंकर सूखे की चपेट में आने के बाद भी कर वहां पर क्या किया था, माफ नहीं किया जा रहा था, मनमाने तरीके से कर वसूला जा रहा था। उसी के नेतृत्व में क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा में एक आंदोलन चलाया जाता है। हालांकि इसमें गांधी जी का भी सहयोग मिलता है, गांधी जी गाइड करते हैं, क्योंकि उस समय जब खेड़ा का आंदोलन हो रहा होता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का चलता फिरता जो अदालत था, वकील था, वकालत कर रहे थे, उसे छोड़कर इस आंदोलन में वो भाग लेते हैं और इसमें किसानों को वो एकजुट करते हैं और किसानों को कहते हैं कि जो आपसे कहा गया था उस बात पर कायम रखने के लिए, नहीं अपने आप को झूठा कहलाने से बचने के लिए आप इसके बदले में अपने जमीन को कुर्ती रखवाइए, ताकि उसको एक तरह से ये आंदोलन का एक कड़ी था, आंदोलन का एक हिस्सा था। जिससे क्या होगा, महात्मा गांधी तो आप देखेंगे जितने भी आंदोलन हुआ अहिंसकवादी थे, अहिंसा पे विश्वास करते थे, वह सत्य पे विश्वास करते थे, सत्य के रास्ते पे चलना। तो उन्होंने देखा इस तरह से बात वह निकल कर आई कि जो भी किसान है वह बढ़ा हुआ कर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो इस वजह से नहीं देंगे कि जो उनके साथ बात किया गया था, जो प्रतिज्ञा पत्र था, उससे उसके विरुद्ध में जाकर अंग्रेज ऐसा कर रहा है, तो उस पर कायम रहने के लिए, अपने को झूठा कहलाने से बचने के लिए, उसके बदले में वो अपनी जमीन जब्ती कराने के लिए तैयार हो गए। और वो जब्ती कराने के लिए तैयार होते हैं तो उसी के नेतृत्व में आप देखेंगे गांधी जी के कहने पर एक मोहनलाल पांड्या होता है, जो उसकी जमीन को जब कुर्ती कर लिया जाता है। कुर्ती क्यों किया जाता है? क्योंकि उपज हुआ नहीं है और मंजबड़ी वो क्या करा, किसान लेने आ रहा है। इसके कारण किसान जो हो गया, जो भी मजदूर, जो भी किसान हो गए, बैल हो गया, चाहे उसके पास जो भी पशु हैं, पशु दुधारू पशु हैं या अन्य है, उसके बदले में वो दे रहे हैं, क्योंकि कर तो उनके पास देने के लिए है ही नहीं और वो अंग्रेज झूठा वसूल कर रहा है। तो वही प्रतिज्ञा पत्र पर कायम रहने के लिए ऐसा काम करते हैं और इसमें नेतृत्व करता सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं। वही मोहन पांड्या जाके प्याज के अपने खेतों से जो उसका बदले में वसूल कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है अंग्रेजों को, प्याज का फसल उखाड़ लिया जाता है। उसके देखा देखी एक और व्यक्ति जाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, तो यह सत्याग्रह चलता है, जिसमें फिर बाद में देखेंगे मोहन पांड्या को शायद अंग्रेजों को दंडित भी किया जाता है। हालांकि खुलकर इसमें अंग्रेज क्या करते, कर को नहीं दबाते, लेकिन अंततः धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, कर लेना छोड़ देते हैं, ये होता, लेकिन खुलकर वो सामने नहीं आते। तो संबंध नेता कौन थे? क्या महात्मा गांधी थे? बिल्कुल थे। वल्लभ भाई पटेल थे? बिल्कुल थे। इंदुलाल याग्निक थे? यह भी थे। तो यही तो है ना, आप लोग सोचेंगे महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल तो टीक मारकर खुश रहेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इंदुलाल याग्निक का भी क्या था, इस आंदोलन से संबंध था। काफी अच्छा प्रश्न था। 74 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं 80 में गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1918। देखिए ये दोनों वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1918 ईस्वी में खेड़ा होता और ठीक उसके 10 साल बाद यानी 1928 ईस्वी में क्या होता, बारदोली सत्याग्रह। अब ये बारदोली सत्याग्रह यहाँ भी वही होता है। बारदोली सत्याग्रह जो होता है, यह भी जो होता है
मतलब प्रांतीय सरकार के किसान इसमें भी लगान क्या करते हैं, 22 से 30% तक वृद्धि कर दिया जाता है। पटेल ने इस लगान के वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए। अंततः विवश होकर किसानों की मांगे को मानना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी इसमें बूमफिल्ड था और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल था। उसकी जांच किया गया और इसमें जो 22 से 30% बढ़ाकर जो क्या किया गया था, कर बढ़ाया गया था, घटाकर मात्र 6.03% कर दिया गया। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद यहीं पर क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं के द्वारा दिया जाता। काफी अच्छा प्रश्न था। तो इसमें कौन थे, मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों की अहम भूमिका होती है। तो सत्याग्रह का नेतृत्व दोनों करते हैं। तो देखिए ये सब प्रश्न अच्छा चाहता है। 81 में देखिए, 81 में सुमेलित करना है। क्या सुमेलित करना, सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में कृषि और किसान आंदोलन है, उसके क्षेत्र है। चलिए तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था, 1846 से 51 में आंध्र प्रदेश। देखिए तेलंगाना आंदोलन क्या होता है, तेलंगाना आंदोलन 1946 ईस्वी में होता है। इसमें हैदराबाद रियासत में प्रारंभ होता है। जमींदारों तथा निजाम के अधिकारियों के खिलाफ यह आंदोलन होता है। जो भी जमींदार होते हैं या निजाम होते हैं उसके विरुद्ध यह आंदोलन होता है। आंदोलन में किसानों को राहत दिलाने के लिए कई सभाओं का आयोजन किया था। साम्यवादी का नेतृत्व मिलता है। तेलंगाना आंदोलन आधुनिक रूप से भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा कृषक गोरिल्ला युद्ध इसी में होता है। कृषक गोरिल्ला युद्ध भी होता है जिसमें 3000 गांव को प्रभावित होता है। हैदराबाद 1948 ईस्वी में भारतीय सेना के प्रवेश तक यह विद्रोह मुख्य रूप से निजामशाही के खिलाफ चलता रहता है। यह आंदोलन कब तक चलता है, जब तक कि भारतीय सेना वहां पर एंट्री ना करे। क्योंकि आपको पता होगा ना, भारत की आज़ादी के बाद क्या होता है, जो हैदराबाद होता है वह भारत में नहीं आने के लिए रहता है, लेकिन वह वल्लभ भाई पटेल जो होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, उनके नेतृत्व में क्या होता है, सैनिक बल पर फिर उसके अंडर में लिया जाता है। चलिए आंध्र प्रदेश, सही बात है। पुनप्पा एवं बाइलार आंदोलन के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। पुनप्पा बाइलार आंदोलन कहाँ हुआ था, देखिए पुनप्पा बाइलार आंदोलन एक संगठित श्रमिक विद्रोह था। ऊपर वाला हम लोगों ने देखा कि जो तेलंगाना आंदोलन था उसमें जमींदार और निजाम के अधिकारियों के खिलाफ था। इसमें श्रमिक संगठित एक विद्रोह श्रमिक का था जो 1946 में ब्रिटिश भारत में त्रावणकोर रियासत के प्रधानमंत्री सीपी रामास्वामी अय्यर तथा रियासत के विरोध में था। अब यह विद्रोह अन्यायपूर्ण कराधान, इसमें भी कर अन्याय रूप से लिया जा रहा था। शासन के शोषण के खिलाफ किया गया था। इसमें मजदूर वर्ग तथा अन्य श्रमिक वर्गों ने वर्ग धर्म जैसे सभी भेदों को भूलकर सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था और इसके फलस्वरूप स्वतंत्र त्रावणकोर के रूप में लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह हो जाएगा पुनप्पा बाइलार आंदोलन, त्रावणकोर। तेभागा आंदोलन, यह भी अच्छा आंदोलन है। तेभागा आंदोलन यानी कि क्या होगा, रैयत मतलब तेभागा आंदोलन 1946 से 47 के बीच में होता है। देखिए यह जो आंदोलन होता है यह जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन रहता है। इसमें जो होते हैं जोतदार होते हैं वह क्या होते हैं, 2/3 भाग अपने पास रखना चाहते हैं और 1/3 भाग ही क्या करना चाहते हैं, वह जमींदारों को देना चाहते हैं, जिससे आप जोतदार कह सकते हैं। तो वही तेभागा आंदोलन 1946-47 में घटित होता है। इसमें 2/3 भाग, इसमें मुख्य नारा होता है 2/3 भाग चाहिए, प्रमुख नारा था इसमें। बटाईदारों, वहाँ के बटाईदारों किसानों ने घोषणा की कि वे फसल के 2/3 भाग स्वयं लेंगे। तो जिसके विरुद्ध में यह आंदोलन चलाया गया, किसके विरुद्ध, जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन बंगाल में 1946 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापेमारी युद्ध देखने को मिला, देखिए अभी हम लोग चर्चा किए थे ना तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन जो मुख्य रूप से था वह जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध में था। तेलंगाना आंदोलन जो ऊपर अभी चर्चा किए थे इसमें जमींदार और निजाम थे, मुख्य रूप से उसी के खिलाफ यह आंदोलन आरंभ हुआ। क्योंकि आंदोलन में किसानों को राहत दिलाने के लिए कई सभाओं का आयोजन भी किया गया था। तो इसमें आधुनिक सबसे बड़ा कृषक गोरिल्ला युद्ध भी इसी में आंदोलन चला। यह 3000 गांवों को प्रभावित किया। हैदराबाद में 1948 तक भारतीय सेना के प्रवेश तक मुख्य रूप से निजामशाही के खिलाफ यह विद्रोह चलता रहा। तो यही करा कृषक छापेमारी युद्ध तेलंगाना, किसके, तेलंगाना आंदोलन के दौरान। अब तेलंगाना आंदोलन कब हुआ, हुआ 1946 से 51 के बीच। आगे बढ़ते, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, देखिए डोडी कुमरैया और सुंदरैया, ये दोनों किए थे। तो तेलंगाना आंदोलन फिर से एक बार हम इसे याद दिलाना चाहते हैं कि तेलंगाना आंदोलन 1946 ईस्वी में हैदराबाद की रियासत में प्रारंभ हुआ था। जमींदार और निजाम के अधिकारियों के खिलाफ यह आंदोलन था। यह आंदोलन में किसानों को राहत दिलाने के लिए कई सभाओं का आयोजन किया गया। तो ये भी दोनों हो जाएगा। 84 में देखिए तेभागा आंदोलन 1946 से 47 था। तेभागा आंदोलन क्या था, अभी हम लोग देखिए तेभागा आंदोलन पवना, आप इसे क्या कह सकते हैं, वो तो हम महारानी का रैयत होना चाहते हैं, वो था पवना विद्रोह का भाग। तेभागा आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। क्या था, जिसमें यह प्रमुख नारा था कि 2/3 हमें 2/3 भाग चाहिए। यानी वहाँ के बटाईदार किसानों ने घोषणा की कि वे फसल का 2/3 स्वयं लेंगे तथा जमींदारों को केवल 1/3 देंगे। तो वही है, देखिए ऑप्शन काफ़ी क्लोज है। बटाईदारों के विरुद्ध जोतदारों है, तो बर्गादारों के विरुद्ध है,
महाजनों के विरुद्ध है। अगर थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे तो प्रश्न का जवाब गलत दे देंगे। तो ध्यान में रखिएगा, जोतदारों के विरुद्ध था, बटाईदारों का था। इसमें बटाईदार मुख्य रूप से घोषणा किए थे कि 2/3 फसल की उपज का हम रखेंगे और 1/3 जमींदार को देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 86 में देखते हैं। हालांकि नील आयोग गठन वो नील क्रांति 1859 के बाद होता है। बंगाल टेंडेंसी एक्ट 1885 में होता है, ये ध्यान में रखेंगे। दक्कन कृषि राहत अधिनियम वही होता है, दक्कन का जो दंगा होता है ना, फिर बलवंत फाड़के के नेतृत्व में भी होता है, उसके बाद ये दक्कन राहत अधिनियम का गठन किया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। वही सूदखोर कालूराम होता है जो क्या करता है, एक किसान के विरुद्ध वारंट जारी कर लेता है कुर्ती जब्ती का। उसके बाद फिर जो किसान का आंदोलन ये भड़क जाता है, लोग घुस जाते हैं, खाता बही जो भी ऋणकर्ता संबंधी डाटा होते हैं, बही का सबको जलाना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद एक गठन किया जाता है जिसमें कानूनी तरीके से क्या किया जाएगा, सभी को सुना जाएगा। तो ये अवध था। फिर अवध लगान अधिनियम, अवध में वही होता है। अवध 1921 के अंत में हुआ, 22 में प्रारंभ में हरदोई जो होता है, बाराचाकी, सीतापुर आदि जिलों में किसानों ने एक आंदोलन आरंभ किया था। वही एक आंदोलन 1921 ईस्वी में आरंभ होता है। उसमें भी क्या था, कर ना देने के था विरोध में, क्योंकि विभिन्न तरह के कर लगाए गए थे। तो शपथ, गंगा नदी के किनारे एक शपथ ग्रहण करता है कि कर नहीं देंगे। फिर वही उसके बाद अवध लगान अधिनियम आया था। चलिए इन सभी की चर्चा हो चुकी है। 86 में देखिए किस कृषि विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत होने जाते हैं। देखिए ऑप्शन में है पवना विद्रोह भी है, दक्कन उपद्रव भी है, नील चंपारण, गुजरात का खेड़ा। तो वह पवना विद्रोह होगा। अब प्रश्न उठता है कि पवना विद्रोह कब होता है। देखिए जो पवना विद्रोह आपको देखने को मिल जाएगा, याद करिए पवना विद्रोह कब था। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे पवना विद्रोह तो 1873 से 76 ईस्वी में था। हाँ, तो यही 1873 से 76 ईस्वी पवना विद्रोह होता है। अब याद करिए पवना विद्रोह क्यों होता है। देखिए अगर आप यहाँ पे अगर आप प्रकाश डालेंगे कि पवना विद्रोह की अगर बात की जाए तो हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि जो मुख्य रूप से जो पवना विद्रोह है वह क्यों और कब होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा बंगाल के पवना नामक जगह पर होता है, बंगाल वाले क्षेत्र में होता है। देखे थे ना, पवना हो गया, पवना से पहले एक और था जो बंगाल में होता है, नील वाला था ना, हाँ, नील आंदोलन भी होता है, उसमें बंगाल के किसानों के द्वारा किया जाता है। तो वही पवना बंगाल के नामक जगहों पर किया जाता है। इसमें हम लोगों ने देखा कि मुख्य रूप से लगान में वृद्धि पर रोक लगाई गई थी। कुल मिलाकर किसानों ने पवना में एक सकारात्मक माहौल बनाया। कालांतर में जमींदारों का दबदबा पवना में बढ़ने लगा था। वही जमींदारों के मनमाने ढंग से लगान बढ़ाने लगे थे। अन्य तरीकों से भी जमींदारों द्वारा किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा था। तो उसी के विरुद्ध क्या होता है, 1873 ईस्वी में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर, हालांकि इस जो पवना विद्रोह होता है, इस 1873 में पवना में किसानों ने जमींदारों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की ठानी और किसानों का एक संघ बनाया गया, जिसमें से आप देखेंगे इस आंदोलन के नेता कौन होते हैं, ईशान चंद्र राय और शंभूपाल थे। किसानों की सभाएं भी की जाती है। कुछ किसानों ने अपने परगनों के जमींदारी नियंत्रण को से मुक्त भी घोषित कर दिया था कि हम नहीं देंगे। इस तरह से ये आंदोलन चला। आंदोलन धीरे धीरे सुदूर क्षेत्रों में भी फैला। पवना विद्रोह एक शांत प्रकृति का आंदोलन था। इसमें हिंदू मुस्लिम को भी सहयोग मिला। 1873 ईस्वी में जो बंगाल का गवर्नर था कैंपबेल, वह भी उचित ठहराया था इसको। इसी आंदोलन में क्या होता है, इस आंदोलन में एक आंदोलनकारियों का नारा था कि हम सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं। तो यही था, देखिए हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं। पवना विद्रोह जो 1873 से 76 के बीच में चला था, बंगाल वाले क्षेत्र में था। बंगाल के बंगाल में एक पवना नामक जगह होता, वहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं 90 में आते हैं। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपको पता होगा मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना कब होता है। वह होता है और देखिए ऑप्शन में शशिपद बनर्जी, लोखंडे, MG जोशी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह BP बाड़िया हो जाएगा। 1918 ईस्वी में क्या होता है, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की जाती है। देखिए 91 में है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसमें की था। आपको पता होगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना नारायण मल्हार जोशी व BB गिरी के द्वारा किया गया था। उसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 1920 में क्या होता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फिर 1929 ईस्वी में क्या होते हैं, BB गिरी और ये नारायण मल्हार जोशी अलग हो जाते हैं और एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन करते हैं। फिर 1929 में तो ये होता है। फिर 1931 में जो बचते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में कौन, एक देखिए ना, पांड्या करके होंगे, देश पांड्या और रणदीबे, ये अलग होकर लाल ट्रेड यूनियन बनाएंगे। फिर 1938 में देखेंगे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फिर लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और ऑल इंडिया फेडरेशन, तीनों मिलकर फिर एक होगा। ये कहानी कुछ है जो आगे चर्चा होगी। चलिए 93 में देखिए कि यहाँ पर करा भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ। देखिए भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ है, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन व्यापार नहीं है, भारतीय INTUC है। की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, लोखंडे के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ की स्थापना जो है
अगर आप इस पे गौर करेंगे तो यह स्थापना किसके द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस पे आप गौर करेंगे। आप अन्यथा कोई थोड़ा सा हम मिस्टेक करेंगे तो कुछ लोग तो लोखंडे मार देंगे, कुछ लोग तो जोशी भी मार देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि नारायण मल्हार जोशी के द्वारा क्या किया गया था, अखिल भारतीय व्यापार संघ की। तो वहाँ अखिल भारतीय, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय, तो थोड़ा गौर करेंगे यहाँ पर। तो अगर अखिल भारतीय रहता तो बिल्कुल नारायण मल्हार जोशी होता, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नारायण मल्हार जोशी के द्वारा 1920 ईस्वी में क्या क्या था, अखिल भारतीय, ऑल इंडिया, और बीबी गिरी भी रहते हैं, अध्यक्ष तो खासकर लाला लाजपत राय रहते हैं। चलिए वो भी पूछ दिया जाता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं, ऑप्शन में लाला लाजपत राय होगा। चलिए 57 में देखिए ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता, अब कह रहा जन्मदाता इसके कौन थे, हर भी ऊपर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्या। चलिए ट्रेड यूनियन के जन्मदाता, तो जन्मदाता की अगर बात किया, देखिए ऑप्शन में लोखंडे है, तो कुछ लोग तो लोखंडे पे भी विचार करेंगे, उन्हें लगेगा कि आपको पता होना चाहिए कि बम्बई हैंडमिल एसोसिएशन 1890 ईस्वी, बिल्कुल सही बात है कि बम्बई हैंडमिल एसोसिएशन जो 1890 ईस्वी में था, इसकी स्थापना लोखंडे के द्वारा की। लेकिन ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियन बना उसमें नारायण मल्हार जोशी का अहम भाग रहता है। वही नारायण मल्हार जोशी जो 1911 ईस्वी में सोशल सर्विसेज लीग की स्थापना करते हैं। वही सोशल सर्विसेज लीग जो बाढ़, अकाल एवं पीड़ितों के समय में लोगों को राहत दिलाने के लिए इस प्रकार के एक क्या किया गया था, सोशल सर्विसेज लीग की स्थापना की जाती है। तो वही नारायण मल्हार जोशी के द्वारा ट्रेड यूनियन का स्थापना किया जाता है, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ऑल इंडिया मतलब अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। चलिए 1929 में देखिए अखिल भारतीय व्यापार संघ का पहली बार विभाजन हुआ। हमने अभी चर्चा किया कि 1920 ईस्वी में क्या होते हैं कि नारायण मल्हार जोशी, बीबी गिरी ये होते हैं, इनके द्वारा क्या कहता है कि आंदोलन का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 1929 ईस्वी में कि बीबी गिरी और नारायण मल्हार जोशी अलग हो जाते हैं। हालांकि वो अन्य और भी रहते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लाला लाजपत राय होते हैं। ये अलग होकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाते हैं। 1931 ईस्वी में देश पांड्या जो उसमें होते हैं, कौन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में देश पांड्या जी, और एक का नाम और लिए थे शायद, देखिए क्या नाम था, जोसेफ बैप्टिस्टा। ये अलग होकर क्या करते हैं, लाल ट्रेड यूनियन बनाते हैं। फिर 1938 ईस्वी में तीनों मिल जाते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, और ये जो बनता है तीसरा कौन बनता है, जो लाल ट्रेड यूनियन जो होता है, यानी कि लाल ट्रेड यूनियन, तीनों एक हो जाता है। तो वही कह रहा है कि 1929 में जब हुआ विभाजन हुआ था, तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, अखिल भारतीय के उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए 29 के बाद 100 में देखते हैं ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी चरण तक क्या था। देखिए ट्रेड यूनियन के क्रांतिकारी आंदोलन चरण पूछ रहा है। देखिए 26 में क्या होता है, दो गुट में बढ़ जाता है, 26 से ही बंटना स्टार्ट हो जाता है दो गुट का। पहले गुट बनता है, आपको पता हो कोई भी चीज़ डायरेक्ट अलग नहीं होता, पहले मनमुटाव ही होता है, वो 26 से ही स्टार्ट हो गया था। तब 29 में जाके दो गुट में बट गया, एक सुधारवादी एक क्रांतिकारी। वही सुधारवादी को एम्स्टर्डम कहा गया और दूसरा को मास्को गुट कहा गया था। इस तरह से हो गया था। तो वही 26 से 39 इसका वो चरण होगा। तो ये था हम लोग का जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने, दूसरा पार्ट था। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगली सीरीज